तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक अहम कार्रवाई आज चल रही है और वो जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, केस सुना जा रहा है, वो कोई और नहीं, हमारे देश में कानून बनाने वाले हैं। भले वो स्टेट असेंबलीज के एमएलएज हों या सुप्रीम या पार्लियामेंट में राज्यसभा या लोकसभा के मेंबर साहबान हों, यानी कि एमएलएज और एमपीज के ऊपर जो क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। आज अभी तक कोई डिटेल उसकी निकल के नहीं आई है। शायद कोई लंबा चौड़ा ऑर्डर होगा जो देर रात को आएगा या कल सुबह उसको पब्लिक किया जाएगा और उसकी सुनवाई किसी और कोर्ट में नहीं, अभी अभी नए बने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में हो रही है। केस कुछ ऐसा है कि 2016 में बीजेपी के एक बड़े वकील हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, अंशुमन उपाध्याय। इन्होंने 2016 में एक PIL सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, जिसमें कहा गया कि बहुत सारे MLAs और MPs के ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई और उनकी जजमेंट नहीं आ रही है। छोटी छोटी बातों पे केसेस को लटकाया जा रहा है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, कानून से खिलवाड़ किया जा रहा है और ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए। तो ये थी PLI का बेस। उन्होंने ये कहा कि 2016 में तकरीबन 3,500 ऐसे MLA और MPs थे पूरे देश में से, जिनके ऊपर किसी ना किसी तरह के क्रिमिनल केसेस चल रहे थे। मसलन मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, ग्रेवियस हर्ट या रेप के चार्जेस, करप्शन के चार्जेस और इसके अलावा पब्लिक ऑर्डर को ख़राब करने के, रिश्वत के, इस किस्म के क्रिमिनल चार्जेस जो CRPC के नीचे, IPC के नीचे दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई फैसला नहीं आ रहा है। आप देखिए कितनी हैरानी की बात है कि जिस मुद्दे को लेके उपाध्याय जी ने ये केस किया था, उस मुद्दे को भी आज 6 साल हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में चलते चलते, लेकिन अभी तक फैसला नहीं आया है। बीच में बहुत सारी हीयरिंग्स हुई 2 साल पहले 2020 में, उसके पहले 2018 में। उस समय के जो लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस केस को सुन रहे थे, उन्होंने सारे के सारे हाई कोर्ट जो देश में हैं उनको कहा कि आप इन सब केसेस को एक्सपीडिएट कीजिए, इनको जल्दी निपटाने की कोशिश कीजिए। हाई कोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म नीचे की अदालतों को दे दिया, जैसे सेशन कोर्ट, स्पेशल करप्शन कोर्ट्स, एंटी करप्शन कोर्ट, CBI कोर्ट्स, ED की कोर्ट्स, PMLA कोर्ट्स, जितनी किस्म की भी कचहरियाँ कोर्ट होती हैं जिनमें क्रिमिनल केसेस चलते हैं, उनको आदेश दिए कि इन सब केसेस का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ चल रहे हैं उनका जल्द से जल्द निपटारा कीजिए, हमें अपनी रिपोर्ट वापस सुप्रीम कोर्ट को देनी है। अब देखिए, इतना कुछ होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट का दखल देने के बावजूद, ये केसेस जो 2016 में 3,000 के करीब थे, वो मैं आपको फिगर्स मेरे पास है, मैंने वो काफ़ी अपने दोस्तों से मंगवाई खोज करके। वो जो आंकड़ा था वो 2018 में 4,122 हो गया, 3,000 से। 16 से
2018 तक 3000 से बढ़ के 4122, और उसके बाद पिछले महीने इस साल के अक्टूबर 2022 को वो आंकड़ा बढ़ के 4974 हो गया। कितने केसेस और नए एमएलए और एमपी किसी न किसी क्रिमिनल केस में फंसते चले गए और मुकदमेबाजी शुरू हो गई। और देखिए, एक महीने में ये पिछले अक्टूबर से लेके इसी साल के अभी नवंबर का आज 20 तारीख 21 तारीख तक का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया वो 4974 से बढ़कर 5097 हो गया। समझो 5100 के करीब 400 नए केसेस 1-1.5 महीने के अंदर आ गए एमपीज और एमएलएस के खिलाफ। यहाँ आपको कुछ बता दूं कि लेटेस्ट केसेस में सबसे जो बड़ी एग्जाम्पल्स आती हैं, खास महाराष्ट्र से ले तो पुराने एक साबका मंत्री नवाब मलिक अब तक जेल में हैं। वहाँ पे हमारे एक पाटिल साहब हैं जो होम मिनिस्टर हुआ करते थे। शिवसेना के एमपी संजय राउत हैं। इसी तरह पंजाब में मंत्री पकड़े गए, एक मंत्री सस्पेंड हुआ, उसको मंत्री पद से निकाला गया, और मंत्री पकड़े गए, एक पुराने धर्मस्रोत मंत्री थे उनको पकड़ा गया। तो कहने का मतलब 1-1.5 महीने के अंदर अंदर 400 नए एमपी और एमएलए क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को लेके, क्रिमिनल वारदातों को लेके कानून के घेरे में आए। अब देखिए, एडवोकेट अंशुमन उपाध्याय ने जो मुहिम छेड़ी थी 6 साल पहले कि इनका निपटारा जल्दी हो, उसको भी 6 साल लग गए। अब निपटारा कब तक होगा ये आज सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, आज की हियरिंग के बाद ऑर्डर जब आएगा वो क्या कहता है, वो बहुत देखने वाली बात होगी। मैं उस फैसले की इंतज़ार नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए आज ही आपको अवगत करवा रहा हूँ कि रात को जब सुबह जो भी फैसला आएगा वो डिटेल आपको सबको मालूम पड़ जाएगी, अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया पे। लेकिन ये पुरानी बैकग्राउंड आपको कोई नहीं देगा। इसमें हैरानीजनक बात ये है कि जो जितने लोग हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ये वो लोग हैं जो आपके लिए कानून बनाते हैं, आपके लिए कानूनों में संशोधन करते हैं, आपके लिए देश के ऊपर राज कैसे करना है वो आपको बताते हैं। और जब कानून बनाने वाले कानून को तोड़ने लग जाए तो फिर देश कहाँ जाएगा। ये बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता से विचार करेगा, ऐसी मुझे आशा है, क्योंकि डी.वाई. चंद्रचूड़ बहुत ही काबिल जज हैं और ये शायद पहले ऐसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जो 4-5 दहाके पहले जिनके पिताजी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो एक ही फैमिली में बाप और बेटा 2 जन पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हों। और उनका जो एक रेपुटेशन है बहुत फेयर एंड जो फेयर तो है लेकिन देखने में भी लगे कि इंसाफ दिया जाता है, उनमें से जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को माना जाता है। और एक अच्छी खबर ये है कि बहुत सालों के बाद एक ऐसे चीफ जस्टिस भारत को मिले हैं जिनके पास तकरीबन 2 साल का समय अभी और है चीफ जस्टिस बने रहने के लिए। पिछले कुछ सालों में कोई चीफ जस्टिस 6 महीने के लिए, कोई 2 महीने के लिए, कोई 8 महीने के लिए, तो बहुत कम समय चीफ जस्टिस को मिलता रहा है, जिससे शायद कहीं ना कहीं वो इतने बड़े काम नहीं कर सके, लीगल सिस्टम में सुधार नहीं कर सके क्योंकि उनके पास समय कम था। अब देखिए, जो केस सबसे ज़्यादा जो करप्शन के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के इलेक्टेड जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, सबसे ज़्यादा केस उत्तर प्रदेश में हैं, 500 से ज़्यादा। उसके बाद
महाराष्ट्र में 250 के करीब, पंजाब में 91। आप देखिए छोटी सी स्टेट है, 91 एमएलएज और एमपीज के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश छोटी सी स्टेट है, पंजाब से भी छोटी, वहाँ पे 70 लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर केसेस हैं। हरियाणा में 48 और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी छोटी सी एक सिटी है, उसके 10 लोगों के ऊपर केस हैं। टोटल 71%, 71% केसेस जो हैं वो उड़ीसा से हैं और 52% केसेस जो हैं वो उत्तर प्रदेश से, अगर परसेंटेज गिनी जाए तो। अब देखिए इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जब उनके ऊपर केसेस बने तो वो उस समय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, मतलब या एमपी थे, सिटिंग एमपी थे या सिटिंग एमएलए थे। बाद में पिछले 6 सालों में शायद उनमें से कुछ लोग दूसरी इलेक्शन जो लड़ी होगी वो हार भी गए होंगे, लेकिन केसेस उस समय के हैं जब वो कुर्सी पे थे, असेंबली में, जब पार्लियामेंट में बैठते थे। और इसमें एक बहुत बढ़िया बात है जो जिसका खुलासा कल होगा कि इसमें से उस समय की, उस राज्य की या पार्लियामेंट में जो रूलिंग पार्टी थी उसके कितने लोग हैं और अपोजिशन के कितने हैं। 6 साल से ज़्यादा से बीजेपी सरकार में है और ये डाटा 6 साल का ही है, पिछले 6 साल 2018 से 4 साल का। उसमें से अगर 71 एमपीज जो हैं ऐसे हैं जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो एक्शन हुआ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। एक कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। जो लोग गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, उनके ऊपर ईडी के केसेस बनते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के। और देखिए कितनी बड़ी ये फिगर है कि जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के केसेस में से 71 एमएलएज के ऊपर हैं और इनमें से मेजॉरिटी जो हैं वो ऑपोजिशन पार्टीज़ के हैं, बीजेपी के कम, बीजेपी के 2-3 होंगे। इसी तरह 51 एमपीज़, 51 एमपीज़ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केसेस चल रहे हैं एज ऑफ टुडे, आज के दिन तक, जब सुप्रीम कोर्ट ये पिटीशन सुन रहा है। तो बहुत चौंका देने वाले आंकड़े हैं। कहा तो ये जाएगा कि बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, करप्शन ख़त्म करने के लिए करप्ट लोगों के खिलाफ केसेस बनाए, लेकिन क्या करप्ट एमएलए और एमपी सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज़ के होते हैं? अभी रिसेंट एग्जांपल आपने देखी संजय राउत की, शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट हैं राज्यसभा के, उनको ईडी कोर्ट ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की स्पेशल कोर्ट ने ज़मानत दी और ज़मानत देते हुए ये कहा कि ईडी ने ये केस पूरा गलत बनाया है। जिन लोगों के ऊपर बनाना चाहिए था, जो मेन अक्यूज थे, उनके ऊपर तो नहीं बनाया, लेकिन छोटे लोगों के ऊपर जिनकी इन्वॉल्वमेंट 3.5 करोड़ 2 करोड़ थी, उन 2 लोगों के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना के उनको अरेस्ट कर लिया और तकरीबन 3.5 महीने के बाद उनकी ज़मानत हुई है। उसके बाद ईडी और उसने जो चैलेंज किया हाई कोर्ट में कि जो लोअर कोर्ट ने, स्पेशल कोर्ट ने संजय राउत को ज़मानत दी है वो गलत दी है, वो ज़मानत पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट ने वो रोक नहीं लगाई। इसका मतलब सीधा साधा ये निकलता है कि कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को लगा होगा कि निचली अदालत का जो फैसला है वो सही है, तो हुआ भी होगा। बहुत सारे केसेस में पॉलिटिकल वेंडेटा काम लाया गया होगा और पॉलिटिशियन अक्सर ये बहाने लगाते हैं या ये प्ली लेते हैं कोर्ट में भी, पब्लिक में भी, कि हमारे ऊपर जो पर्चा दर्ज किया गया है
जो केस बनाया गया है वो पॉलिटिकल एंगल को लेकर बनाया गया है, क्योंकि हम अपोजिशन में हैं, रूलिंग पार्टी ने बनाया। और आपने देखा होगा जब एक सरकार जाती है, दूसरी पार्टी की सरकार आती है, तो पहले शुरुआती दिनों में ही 8-10 बड़े लोगों के ऊपर केस कर दिए जाते हैं, जो पहले जो पब्लिक डोमेन में होते हैं। सब लोगों को मालूम होता है कि उस एमएलए ने जहाँ एमपी ने क्या किया था, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी सत्ता में होती है इसलिए कोई उनके अगेंस्ट कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब दूसरी पार्टी आ जाती है, वो अपना इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज के थ्रू उन लोगों को धर पकड़ शुरू करती है। तो ये बहुत बड़ी एक सीरियस एक डेवलपमेंट है कि इतने बड़े देश में जहाँ पे इतने सालों से डेमोक्रेसी चल रही है, जुडिशरी हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग गिनी जाती है, उसके बावजूद लोगों के दिलों में डर नहीं है। ख़ास तौर पे जो चुने हुए उम्मीदवार होते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, सुनने में देखने में बहुत बड़ा ओहदा लगता है, और एमएलए जो राज्यों में अपनी हुकूमत चलाते हैं। तो ये इसका खुलासा आने वाले चंद घंटों में हो जाएगा या कल सुबह हो जाएगा। इसके साथ ही ये केस में एक और शख्स है जिन्होंने कोर्ट की बहुत मदद की है इस केस को इस अंजाम तक पहुंचाने में। वो पिछले 5 साल से एमिरस क्यूरी के तौर पे काम कर रहे हैं कोर्ट के साथ। उनका जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सीनियर एडवोकेट को लगाया जाता है कि आप कोर्ट की मदद कीजिए, उन्होंने भी काफ़ी इस केस में हेल्प की है सुप्रीम कोर्ट की। उनका नाम है विजय हंसालिया। उन्होंने काफ़ी मेहनत से सुप्रीम कोर्ट के लिए पूरे देश भर से डाटा इकट्ठा करके हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से लेके वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया है। और पिछली एक हीयरिंग में कोर्ट ने इन जो वकील हैं जो कोर्ट की मदद कर रहे हैं, हंसालिया साहब, उनकी तारीफ भी की थी कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। अब देखना होगा, इंतज़ार कीजिए आने वाले कुछ घंटे तक कि सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑर्डर आती है, जजमेंट आती है या टिप्पणियाँ आती हैं। फाइनल जजमेंट तो अभी नहीं आएगी, लेकिन कुछ डायरेक्शंस, कुछ बड़ा कदम ज़रूर सामने आएगा जिसमें एक टाइम बाउंड फ्रेम हो सकता है कि आने वाले इतने महीनों में, इतने सालों में इन केसेस का निपटारा किया जाए, ताकि जो लोगों के मन में, दिल में एक ये धारणा बनी हुई है कि हमारे जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर कोई लगाम क्यों नहीं लगती, इसका ये नतीजा हम आने वाले चंद घंटों में देख सकते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।